हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एसएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एजर्शन एंड रीजन। ठीक है, ये टॉपिक सिर्फ एसएसटी के लिए नहीं, साइंस और मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है एजर्शन और रीजन साइंस और मैथ में भी आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, और अगर समझ आ जाता है तो उनको प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिलते। तो मैंने कहा ठीक है यार, एसएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अभी तो एसएसटी के तो सारे के सारे मैं करवाऊँगा, 100 मार्क्स आपको दिलवा के ही मानूंगा। ठीक है जी, तो इसलिए मैंने एजर्शन और रीज़न की भी अलग से वीडियो बनाई है। हिस्ट्री के एजर्शन और रीज़न की एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ज्योग्राफी की भी अपलोड कर चुका हूँ, सिविक्स की स्टार्ट कर दिया मैंने, और इकोनॉमिक्स की भी कर दी होगी, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पता ही है मैं सारे चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूपी बोर्ड के भी कर दिए होंगे, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यू और चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज अपलोड किए हैं। ठीक है, इस बार बच्चों को दिक्कत ही आ रही है कि सर ये चैप्टर आ रहा है, ये चैप्टर नहीं आ रहा, तो सैम्पल पेपर करने से क्या फ़ायदा है, फिर हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये चैप्टर हमारे बोर्ड में है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की वीडियो देख लो, ख़त्म है। अगर वो आपने कर लिया ना तो समझो आपका बिल्कुल सिलेबस ख़त्म है। अगर आपको 100% स्कोर करना है तो सिंपल सा फंडा है, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और चैप्टर, ये 3 चीज़ें कर लो, ख़त्म। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू कर देते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, मैं 2 सैम्पल पेपर अपलोड कर चुका हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर वाइज मैंने बताया, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर का है। ओके, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो एजर्शन लिखा हुआ है, एजर्शन और रीजन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले एजर्शन पढ़ो। देखो ये लाइन सही लिखी हुई है नहीं लिखी हुई। अगर एजर्शन की लाइन सही लिखी हुई है तो रीज़न पे आओ, फिर रीज़न की लाइन पढ़ो। अगर रीज़न की लाइन सही लिखी हुई है तो फिर देखो एजर्शन और रीज़न का कोई आपस में लेना देना है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मैं बताऊंगा क्या करना है, बट पहले तो इसको रीड करते हैं। एजर्शन देखो, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ इलेक्टेड बाय वन लैंग्वेज कम्युनिटी। जो हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होती है बेल्जियम के अंदर एक लैंग्वेज कम्युनिटी के द्वारा। क्या बात सही है? एकदम सही है। जैसे फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनता है? फ्रेंच लोग चुनते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज के लोग चुनते हैं। डच कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनता है बेल्जियम के अंदर? डच लोग चुनते हैं। जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट को कौन चुनता है? जर्मन चुनते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा है, तो एक एजर्शन एकदम सही लिखा हुआ है। अब रीज़न पढ़ो, कम्युनिटी गवर्नमेंट हेल्प इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप। क्या ये बात सही लिखी हुई है? हाँ, ये बात एकदम सही लिखी हुई है कि एक्चुअल में बनाया कम्युनिटी गवर्नमेंट को है कि वो लिंग्विस्टिक इशू को ग्रुप में जो भी है उसको रिजॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। अब ये देखो, क्या रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है बेल्जियम में, उसको इलेक्ट किया जाता है वन कम्युनिटी गवर्नमेंट के द्वारा। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, लिंग्विस्टिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न का एजर्शन से लेना देना है। तो इसका मतलब कि इफ़ बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी एजर्शन, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एजर्शन लिखा हुआ है, देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल अपने आप को एलियनेटेड महसूस करने लगे थे, अलग थलग महसूस करने लगे थे। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। रीज़न देखते हैं, द श्रीलंकन गवर्नमेंट डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी। श्रीलंकन तमिल के साथ भेदभाव होता था, उनको पॉलिटिकल राइट नहीं दिए जाते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था जॉब के मामले में और अदर अपॉर्चुनिटी के मामले में। क्या ये रीज़न एकदम सही लिखा हुआ है? हाँ, ये रीज़न भी एकदम सही लिखा हुआ है। सही में श्रीलंकन तमिल के साथ ऐसा होता था। तो यानी एजर्शन और रीज़न दोनों के दोनों सही है। अब ये देखेंगे क्या एजर्शन का रीज़न से या रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल लेना देना है। एक्चुअल में जो श्रीलंकन तमिल थे वो अपने आप को अलग थलग इसीलिए महसूस करने लगे थे क्योंकि उनको ना इक्वल राइट दिए जाते थे, पॉलिटिकल राइट, और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। तो इसका भी आंसर है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, ओके जी। अब आते हैं नीचे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड। पावर शेयरिंग इज़ गुड और नॉट? बिल्कुल गुड, एजर्शन एकदम सही लिखा हुआ है, पावर शेयरिंग अच्छी है। रीज़न देखते हैं, इट लीड एथिकल टेंशन। पहली बात तो ये है कि पावर शेयरिंग कोई भी तरीके की टेंशन को लेकर नहीं आती, तो यानी रीज़न गलत है, सिर्फ एजर्शन सही है। तो एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है जी, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पावर कुड रिसाइड विद वन पर्सन एंड द ग्रुप लोकेटेड एट अ वन प्लेस इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है, क्या वो सिर्फ एक ही पर्सन के पास रहती है? येस और नो? रहती है क्या?
पावर शेयरिंग जो है, पावर जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर क्या एक पर्सन या एक ग्रुप के पास रहती है? द आंसर इज़ नो। तो यानी एजर्शन गलत। और याद रखना जब आपका एजर्शन गलत तो रीज़न भी गलत, छोड़ दो। इसका मतलब है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। ठीक है, रीज़न भी गलत होगा ही होगा। आप खुद सोचो यार, जब क्वेश्चन गलत है तो आंसर तो गलत होगा ही होगा, है ना। मान लो आपके सामने क्वेश्चन और आंसर लिखा हुआ है, दोनों चीज़ें लिखी हुई है, जब क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी गलत होगा। ठीक है, जब जो पॉइंट लिखा हुआ वही गलत है तो उसका जस्टिफिकेशन भी गलत होगा ही होगा। तो यानी ये दोनों लाइन गलत है, बट मैं फिर भी आपके लिए रीड कर देता हूँ। इफ़ द पावर इज डिस्पर्स्ड इट विल नॉट ओनली पॉसिबल टू टेक डिसीजन क्विकली एंड एनफोर्स इट। ऐसा नहीं है। मैंने फिर भी पढ़ा है, मेरे को पता है रीज़न गलत है, बट मैंने फिर भी आपके लिए पढ़ा है बताने के लिए। इसमें लिखा है कि पावर शेयरिंग जब बांट दी जाती है, डिस्पर्स कर दी जाती है जब पावर, तो आप कभी भी जल्दी फैसला नहीं ले पाते और ना ही उसको एनफोर्स कर पाते हो। ये बात एकदम गलत है। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं, जब मैंने आपको सैम्पल पेपर की वीडियो करवाई थी ना, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। हमेशा ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी के अंदर भी फास्ट डिसीजन लेना पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बेल्जियम एंड श्रीलंका बोथ फेस्ड एथिकल टेंशन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटी। क्या दोनों की दोनों कंट्री एथिकल प्रॉब्लम फेस कर रही थी डिफरेंट कम्युनिटी में? बिल्कुल सही। बेल्जियम में भी डच और फ्रेंच लोगों के बीच में प्रॉब्लम थी, और श्रीलंका में भी हमारे सिन्हाला और हमारे तमिलियन के बीच में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो एजर्शन तो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। रीज़न देखते हैं कि बोथ द कंट्री रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बाय पावर शेयरिंग अरेंजमेंट विच गेव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द कम्युनिटी। अब रीज़न में ये लिखा हुआ है कि दोनों कंट्री ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। कैसे? इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे के सब कम्युनिटी को। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम गलत है। बेल्जियम ने तो कर दिया था, पावर दे दी थी डच को भी, फ्रेंच को भी, जर्मन को भी, सबको इक्वल। पर हमारी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने पावर अपने पास ही रखी और भेदभाव किया श्रीलंकन तमिल के साथ, और इसीलिए वो प्रॉब्लम आज भी चलती है। तो इसीलिए रीज़न एकदम गलत है, एजर्शन एकदम सही है। तो इसका आंसर होगा एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है जी, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया बट मैं दूंगा, ध्यान से सुनना। अब एजर्शन इन अ डेमोक्रेसी एवरी, ये आप ट्राई करना, आप इसका जवाब दो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अभी तक जो मैंने करवाए हैं ना ऊपर वाले क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा अलग है इसका आंसर। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप सुनना। एजर्शन लिखा हुआ है इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन हैज़ राइट वॉइस इन द शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी के अंदर हर बंदे के पास वॉइस होती है, वो अपना पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकता है। क्या बात सही है? सही है। तो रीज़न पे आ जाओ। रीज़न लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ फेडरल सिस्टम। अब अगर ये बात रीज़न सही लिखा हुआ है तो अब ये देखो कि रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है या नहीं है। नहीं है तो फिर पता ही आपको क्या करना है, तो इसका आंसर बताना और पूरा क्वेश्चन लिखना। कुछ बच्चे हैं जो आंसर करते हैं, ठीक है, और वो पूरा आंसर क्वेश्चन भी लिखते हैं, तो यार हेड्स ऑफ है आपको। ठीक है, कम से कम आप एफर्ट डाल रहे हो, और मैं चाहता हूँ सारे बच्चे एफर्ट डालें। मैं ये नहीं कह रहा यार कमेंट बॉक्स में लिखो, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, बट कहीं ना कहीं से वो चेक करवा लेना आप, क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन कभी गलत होता है ना तो मैं उसका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ कि दोस्त आपका क्वेश्चन गलत है, आपने आंसर गलत लिखा है। सही लिखा होता है तो बेशक मैं नहीं करता, बट गलत लिखा होता है तो मैं ज़रूर करता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आंसर को कमेंट में ज़रूर लिखा करो, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये एजर्शन और रीज़न आप अगर गूगल पे सर्च करने जाओगे ना तब भी आपको बहुत सारे आंसर गलत मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मतलब वेबसाइट ऐसी है जो कि लोगों को पार्टिसिपेट करने देती है और लोगों का आंसर गलत हो जाता है कभी कभार। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना, नहीं तो आपके अगर टीचर वगैरह है, ट्यूशन टीचर है, तो उनसे ज़रूर पूछना। बट पूछना है दोस्त 100 मतलब 100, 99 वाला भी कोई सीन नहीं रखना हमें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका जवाब आपको देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कि एजर्शन लिखा हुआ है कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल। ठीक है, तो हमारी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी बेल्जियम के अंदर वो रिच एंड पावरफुल थी। क्या ये बात एकदम सही है? बिल्कुल एकदम सही है, एजर्शन एकदम करेक्ट है। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिच एंड पावरफुल थी। ठीक है, अब इसका रीज़न देखो। रीज़न की लाइन पढ़ते हैं कि बेल्जियम गवर्नमेंट फेवर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। क्या बेल्जियम की गवर्नमेंट फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को फेवर करती थी? पहले की बात हो रही है यहाँ पर, पहले तो करती थी ना, मतलब पावर शेयरिंग होने से पहले तो हाँ करती थी। तो यानी रीज़न भी एकदम सही लिखा हुआ है। बट अब ये देखो कि रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है? बिल्कुल हाँ, लेना देना है। क्यों? क्योंकि फ्रेंच स्पीकिंग जो क्या कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट थी वो बेल्जियम के अंदर रिच और पावरफुल थी। क्यों? क्योंकि बेल्जियम की गवर्नमेंट स्टार्टिंग में उनको फेवर करती थी, उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट देती थी। मैं आपको बता दूं जो हमारी डच लोग हैं ना उनको इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत बाद में मिले हैं, जबकि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी को बहुत पहले मिल गए थे।
ठीक है, तो इसका आंसर है कि ए, बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप अगर इसको नेट पे चेक करोगे ना, ठीक है, तो आप इसको गलत आंसर मिलेगा। पता ही है आपको, मैंने ऊपर बताया था कि ऑनलाइन वगैरह में बहुत बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका आंसर गलत हो जाता है। बट इसको आप लॉजिकली देखो, सिंपल सीधी बात है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो रिच थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं भेदभाव करती थी डच के साथ, ठीक है, खुद को फेवर करती थी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टिरेनी, अब इसका मतलब होता है उत्पीड़न, यानी ये बड़ा आसान है। एजर्शन पढ़ो कि ये लिखा हुआ है कि मेजॉरिटी के साथ उत्पीड़न होना चाहिए। टिरेनी जो कह टायरनी कह सकते हो आप, वो डिज़ायरेबल होनी चाहिए, हाईली डिज़ायरेबल है। कैसी बात है? नहीं, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी का भी उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो एजर्शन गलत, रीज़न गलत, बोथ गलत, ठीक है। एजर्शन एंड रीज़न बोथ आर फॉल्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजर्शन लिखा हुआ है कि इन बेल्जियम लीडर रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज़ पॉसिबल बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। बेल्जियम के लोगों को, लीडर को समझ आ चुका था कि कंट्री तभी एक रह सकती है जब यहाँ पर हर बंदे की फीलिंग की, उनके इंटरेस्ट की और डिफरेंट जो लोग हैं उनकी जब रिस्पेक्ट की जाए तभी ये कंट्री एक रह सकती है। तो ये बात एकदम सही है, यानी एजर्शन एकदम सही है। रीज़न पढ़ो, बेल्जियम फेवर डच स्पीकिंग कम्युनिटी। नहीं जी, बेल्जियम की गवर्नमेंट जो थी वो डच की नहीं, वो फ्रेंच का फेवर करती थी। वो भी कुछ कुछ ओकेजन पे स्टार्टिंग में फेवर करती थी, पर उसके बाद किसी का भी फेवर नहीं किया उसने। तो यानी एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फेडरलिज्म स्टार्ट हो गया है, ठीक है जी। ये फेडरलिज्म है और ये पहला ही क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन आपको बोलूँगा कि आप ट्राई करो, ठीक है। A major step towards decentralization was taken in 1992 by amending the constitution। क्या 1992 में चेंज किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ डिसेंट्रलाइज किया गया था? अगर किया गया था तो फिर रीज़न पे आ जाओ। रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो इसमें ये बोल रखा है कि जो ये किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, वो इसलिए किया गया था ताकि जो हमारी थर्ड टायर की गवर्नमेंट है ना, उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके, ठीक है जी। तो अब इसका आंसर करना है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन लिखा हुआ है कि थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इज़ लोकल गवर्नमेंट। थर्ड टायर जो होती है गवर्नमेंट की, उसको लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही है। रीज़न लिखा हुआ है, इट मेड डेमोक्रेसी वीक। क्या ये डेमोक्रेसी को वीक बनाती है? नहीं, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यानी रीज़न गलत है और एजर्शन सही है। तो इसका आंसर होगा कि एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ज़िला परिषद होता है, चेयरपर्सन होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, वो किसका होता है? ज़िला परिषद का। ज़िला परिषद चेयरमैन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है, ठीक है। क्या ये बात सही लिखी हुई है? बिल्कुल, ये बात एकदम सही लिखी हुई है कि जो ज़िला परिषद चेयरमैन होता है ना, चेयरपर्सन होता है, वो ज़िला परिषद का हेड होता है, ठीक है जी। आई होप ये वाला आपको क्लियर हो गया हो कि हेड तो होता है, ये बात तो कंफर्म है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा हुआ है, हमारा रीज़न ये लिखा हुआ है कि मेयर इज़ द हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। जो मेयर होता है वो हेड होता है म्यूनसिपैलिटीज़ का। क्या ये बात सही लिखी हुई है? बिल्कुल, ये बात एकदम सही लिखी हुई है। यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है। अब देखो, रीज़न का एजर्शन से कोई लेना देना है? द आंसर इज नो। जो रीज़न है उसका एजर्शन से कोई लेना देना नहीं। ज़िला परिषद का मेयर से कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों लाइनें सही लिखी हुई है बट दोनों का आपस में कोई रिलेशन है नहीं। तो इसका मतलब कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी एजर्शन। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। मैंने ए क्यों बोला? ए से एजर्शन होता है। आपको है ना एग्जाम में पूरा एजर्शन या रीज़न नहीं लिखा होगा, ए या आर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप समझ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एज अ फेडरल सिस्टम। एजर्शन सही है, बिल्कुल सही है। इंडिया एक फेडरल सिस्टम पे ही चलता है। रीज़न लिखा हुआ है कि अंडर द यूनिटरी सिस्टम ईदर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या होता है, एक यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ही बंदे के पास या एक ही कह सकते हो आप सब यूनिट के पास सारी की सारी पावर होती है। क्या बात सही लिखी हुई है? ये बात एकदम सही लिखी हुई है। बट इसका इंडिया के फेडरल सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि यूनिटरी सिस्टम तो है ही नहीं इंडिया में। तो यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है।
बोथ assertion and reason are true but the reason is not correct explanation of A यानी assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, ये आप बताना मेरे को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि द सब्जेक्ट विच आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आर कंसीडर एज रेजिडुअल लिस्ट। क्या ये बात सही है? बताना है ये आपको, ठीक है। जो यूनियन लिस्ट में भी नहीं आता, स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं आता, ठीक है, उसको रेजिडुअल लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। रीज़न लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट इंक्लूड दैट केम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड एंड दस कुड नॉट बी क्लासिफाइड। ये वो वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें ये बताया गया है रेजिडुअरी लिस्ट में वो सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं जो कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब नहीं थे। तो क्या ये बात सही लिखी हुई है? और अगर ये दोनों ही बात सही लिखी हुई है तो क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई लेना देना है? क्या जो रेजिडुअरी लिस्ट है वो सच में यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में इसलिए नहीं आती क्योंकि रेजिडुअरी लिस्ट के टॉपिक जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आए थे? तो ये बताना है आपको, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि ये तो पक्का आप बता दोगे, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना। एजर्शन लिखा हुआ है कि कलीजन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द डी अर्थ ऑफ द कोल इन द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर जब क्राइसिस हो गया था कोल वगैरह का तो कोलिजन गवर्नमेंट बनी थी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो गलत है यार। पहली बात तो आप सिविक्स में जियोग्राफी कहाँ से आ गई? तो ये रॉन्ग है एकदम, और एजर्शन गलत तो रीज़न भी गलत, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एजर्शन इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक द चेंज इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये बहुत इजी है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना? नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो एजर्शन गलत, और एजर्शन गलत तो रीज़न गलत, ठीक है। तो बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया इज़ अ फेडरेशन, इज़ इट ट्रू और नॉट? येस, इंडिया एक फेडरेशन है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। रीज़न पढ़ते हैं, पावर रिसाइड विद द सेंट्रल अथॉरिटी, और यहाँ पर जो पावर है वो सेंट्रल अथॉरिटी के पास रहती है। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। अब बच्चे बोलेंगे सर सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर रहती है बट स्टेट के पास भी तो रहती है। बिल्कुल रहती है, और यहाँ पर देखो ओनली नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है पावर रिसाइड विद द सेंट्रल अथॉरिटी। हाँ, सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर रहती है, बट अगर यहाँ ओनली लिखा होता तो रीज़न भी गलत होता, समझ रहे हो। बट यहाँ ओनली नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इंडिया का एग्जांपल देख लो, हमारे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, बट किसकी चलती है? चलती तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना ज़्यादा। कुछ ही इशू ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट की चलती है, बट मैक्सिमम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है, ठीक है। और फेडरेशन का मतलब यही होता है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर हो। तो यानी एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, ठीक है जी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये ए, बोथ रीज़न एंड एजर्शन आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी एजर्शन। नेक्स्ट आते हैं कि बेल्जियम एंड स्पेन हैज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या फेडरलिज्म। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। एक्चुअल में हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब बहुत बड़ी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है। इसका रीज़न लिखा हुआ है, अ बिग कंट्री डिवाइड पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको ये तो बताया था, पावर डिवाइड कर दी जाती है अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में। तो ये बात एकदम सही है, और एक नेशनल गवर्नमेंट भी होती है। तो इसका मतलब है कि बोथ एजर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑल्दो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा पक्का आपके एग्ज़ाम में, ठीक है जी। तो क्वेश्चन ये है कि हिंदी इज़ आइडेंटिफाइड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। चलो ये भी क्वेश्चन आप बताना। एजर्शन जो है वो लिखा हुआ है कि हिंदी जो है वो एक नेशनल लैंग्वेज आइडेंटिफाई किया है इंडिया के अंदर उसे। क्या ये बात सही है? इसका आंसर है ना यार, मैं ही कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे को लग रहा है ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो इसलिए हाँ बिल्कुल सही बात है। एजर्शन एकदम सही लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है। मैंने ऑफिशियल बोला है दोस्त, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला, ठीक है। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, याद रखना है बात। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, क्योंकि वो मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं हूँ, मैंने यूट्यूब पे एक बात नोटिस करी है कि चाहे अरुणाचल प्रदेश से बच्चा हो, चाहे वो दिल्ली से हो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, ठीक है, साउथ से भी बहुत ज़्यादा बच्चे, उनको हिंदी आती है। तो यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है, मैक्सिमम लोग बोलते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। अब आते हैं रीज़न पे। इट हेल्प इन क्रिएटिंग सुप्रीमेसी ऑफ हिंदू स्पीकिंग पीपल ओवर अदर। तो इससे क्या होता है कि रीज़न ये लिखा हुआ है कि इससे हिंदी स्पीकिंग जो पीपल है वो डोमिनेंस क्रिएट करते हैं, सुप्रीमेसी क्रिएट करते हैं दूसरों पे। क्या बात सही है?
बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सुप्रीमेसी वाला कोई सीन नहीं है। बस ये है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई हिंदी सीखता है, जैसे साउथ इंडिया के बहुत सारे जो हैं वो मेडिकल फील्ड में होते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो उनकी जॉब लगती है दिल्ली में हॉस्पिटल में, तो इनके अगर वो उनको हिंदी आएगी तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा काम करना, ठीक है। बट इसमें सुप्रीमेसी का कोई खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें हिंदी नहीं आती और वो इंग्लिश में थोड़ा बात करते तो नहीं जी आप हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे, बाहर जाओ, ऐसे वाला कोई सीन नहीं है। तो सुप्रीमेसी का कोई खेल नहीं है। तो इसका मतलब एजर्शन इज़ ट्रू बट द रीज़न इज़ फॉल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। 100 मार्क्स के लिए ही हम एफर्ट मारेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक के लिए बेशक मैं चाहता मैं आपको डायरेक्ट PDF दे देता जी कर लो, ठीक है। बट आधे के आंसर आपको गलत मिलते हैं और आधे का एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता, इसलिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। तो अप्रिशिएट करना अगर मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आपको। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इतनी आगे आए हैं हम, तो आई होप इस सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा, कस्टम सिल्वर प्ले बटन। लगता तो नहीं है बट देखते हैं। बाकी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड एक और बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि उस पर 1000 सब्सक्राइबर हैं, बट जब आप एक्चुअल में खोल के देखोगे तो उस पर 2300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए होंगे, ठीक है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना। मैंने अभी तक वहाँ पर एक भी वीडियो नहीं डाली, बट फिर भी बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने यूट्यूब से कैसे अर्न किया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस चैनल की नोटिफिकेशन बेल दबा देना, क्योंकि मैं पहली वीडियो के साथ ही धमाका मचाने वाला हूँ। पहली वीडियो में ही आपको हैरान कर दूंगा, ठीक है। और अपनी सारी मतलब यूट्यूब पे भी बताऊंगा कि मैं कैसे कैसे अर्न करता हूँ और मैंने कैसे किया, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई दोस्त वगैरह ऐसा नहीं है जो यूट्यूब चलाता हो, ठीक है। और साथ ही में आप चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो। एंड टेलीग्राम एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर एक चैनल है मेन पॉइंट स्टडी 10th का, वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन वगैरह और सारी की सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। मैं अगली वीडियो कौन सी डालूंगा और कुछ पोल वगैरह भी रखवाता रहता हूँ, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।